दोस्तों हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है क्या, इसके बैकग्राउंड्स क्या है, इसकी क्यों आ गया, क्या रीजन थे इसको लाने के, आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चार्टर एक्ट 1833 को हम क्या कहते हैं, सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं 1833, क्योंकि इसके इस एक्ट के थ्रू ना बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट इसलिए होता है हमारे, इसको हम लीगल हिस्ट्री में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, इंपॉर्टेंट ही इसलिए बनता है क्योंकि इसमें सारे ऐसे इवोल्यूशन हुए थे जो थोड़े इंडियंस के फेवर में थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर रहे थे। इसीलिए थोड़ा हमारा ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट बन जाता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बैकग्राउंड क्या था। जो चार्टर एक्ट था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के थ्रू हमारा इवॉल्व हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई थी, उसकी वजह से हमारा आया था। और जो हमारे लॉयस फेरे थे उन्होंने भी ये किया गया कि गवर्नमेंट एटीट्यूड इसने इन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ये एक्ट हमारा ये 1883 का हमारा आना चाहिए, ये एक्ट हमारा पास होना चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, और लिबरेशन मूवमेंट की अभी रिजल्ट हुआ। ये लिबरेशन मूवमेंट थी, जब वहाँ पे लिबरेशन मूवमेंट होने लगी, लोग मतलब इंडिपेंडेंस को चाहने लगे, इंडिपेंडेंस को मांगने लगे, तो वहाँ पे इसलिए लाना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला एक्ट हमारा। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके प्रोविजंस क्या क्या हुआ, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या इसमें लाया गया, क्या क्या इंडियंस के फेवर में आया। तो इसमें क्या हुआ, इंडियन एंड ऑफ कंपनीज मोनोपोली, जो कंपनी मोनोपोली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, मोनोपोली कैसे थी दोस्तों, आपको पता होगा, जब मैंने अभी आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर पढ़ाया था उसमें क्या था, फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप, फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप से लेके स्ट्रेट मैगेलियन तक जो इनकी मोनोपोली थी कि मतलब यही ट्रेड करेंगे और कोई ट्रेड नहीं करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी, वो सारी मोनोपोली खत्म कर दी गई इस एक्ट के थ्रू। और सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था, सिविल मिलिट्री रिवेन्यू, इनको भी सेंट्रलाइज कर दिया गया गवर्नर इन काउंसिल के हाथों में। ठीक है, और आगे क्या किया गया, इसके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बात सुन रहे हो आप, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल ऑफ कहाँ का हो गया, बंगाल का मान लो, कोलकाता का मान लो, मद्रास का मान लो। ठीक है, लेकिन अब ये तो अजूबा ही हो गया यार, इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का एक गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट किया गया, कैसे अपॉइंट किया गया, कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको रीनेम किया गया और उसको बोला गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो अब आप। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो बने थे द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विलियम बेंटिक क्या थे, वो क्या बने, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ठीक है, जो उनकी प्रेसिडेंसी जितनी थी, ये हो गया ऐसे, जिनकी प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे मद्रास, उसको डिप्राइव किया गया, लेजिस्लेशन पावर भी उनके हाथ में आ गया, लेजिस्लेटिव पावर को भी, मतलब मिलिट्री पावर, सिविल पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में दे दी गई कि मतलब जो डिसीजन होंगे इनसे लेके होंगे, इनके थ्रू होंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर क्या हुआ, लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर जनरल काउंसिल के हाथों में लेजिस्लेटिव पावर को भी थोड़ा थोड़ा दे दिया गया। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, गवर्नर जनरल की काउंसिल में क्या चेंजेस आए। जो गवर्नर जनरल था उसकी काउंसिल्स होती थी, उसकी काउंसिल में ऐसे क्या चेंज आया वो देखते हैं हम। गवर्नर जनरल की काउंसिल में क्या चेंज आया, उसके इंक्रीज कर दिए गए। पहले उसका क्या था, पीटी इंडिया एक्ट के थ्रू उसके 4 मेंबर कर दिए गए। जो पहले की गवर्नर जनरल के मेंबर रिड्यूस कर दिए गए थे, लेकिन फिर से उनको 4 मेंबर बना दिया गया। ठीक है, और उनकी जो लिमिटेड पावर थी, 4th मेंबर की क्या था, देखो इंपॉर्टेंट है, जो पहले उसके 3 मेंबर थे काउंसिल के, क्या थे, पहले 3 मेंबर थे, फिर उनको क्या कर दिया गया, 4 कर दिया गया। जो चौथा मेंबर था वो क्या था हमारा, लाइक एडवोकेट था, वो एडवोकेट था, मतलब वो लीगल मैटर में बात करेगा भाई, उसके पास लिमिटेड पावर होती थी, मतलब इतनी उसके पास अथॉरिटी नहीं होती थी कि कोई अगर बात चल रही है तो उसमें वोट कर सके, कोई कुछ और बात चल रही है लॉ से हटा के, जुडिशरी से हटा के, तो वो उसके बीच में बात नहीं करेगा। अगर कोई बात आती है लॉ की, जुडिशरी की, तो उसके बीच में वो बोल सकता है, उसके बीच में वो कह सकता है और अपने सजेशन और एडवाइस दे सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विसेज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओपन जो आज के टाइम पे यूपीएससी होती है ना हमारी, यूपीएससी जितने सारे हमारे सिविल एग्जाम्स होते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। उन्होंने क्या बोला कि इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो ये क्यों आया था ये एक्ट, क्योंकि इंडियंस ने क्या कर दिया था, अपनी मांग करी थी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए भाई, तुम जो कंपनी से क्या मांगा इंडिया ने, कि मांगा हमारी इंडिपेंडेंस दो यार, हमारी इंडिपेंडेंस दो, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, तुम हमसे काम करवा रहे हो, हमसे सब कुछ ले रहे हो, तो हमारा भी तो कोई रोल नहीं चाहिए। इंडियंस ने जब ये बात बोली तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा इनके फेवर में डिसीजन लाने शुरू कर दिए। उन्होंने क्या करा, ओपन कॉम्पिटिशन लाई, ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विसेज के लिए, कि मतलब इंडियंस भी इसमें अपील कर सकते हैं, इंडियंस भी क्वालिफिकेशन अगर उनके पास हो तो वो भी आके कंपटीशन लड़े और अपनी पोजीशन को एक्वायर कर सकते हैं। लीगल एंड जुडिशियल अथॉरिटी थोड़ी थोड़ी बेस्ट लीगल यूनिफॉर्मिटी लाई गई,
लीगल सिस्टम में, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसके आगे देखते हैं हम ये अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का अबॉलिशन हुआ। स्लेवरी क्या थी? गुलामी। गुलामी यार, गुलामी कैसी गुलामी? ज़मींदारों की गुलामी, ब्रिटिशर्स की गुलामी, ठीक है। ये सारी अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को भी अबॉलिश किया गया यहाँ पर, कि मतलब एक एक्ट आ दिया, अगर कोई स्लेवरी करता है, किसी आदमी को कोई खरीदता है एज अ लेबर, तो उसपे मतलब कोई कोई पनिशमेंट मिलेगी, उसे पनिशमेंट मिलेगी, वो ऐसा सब लगा दिया गया, ठीक है। और एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी। ब्रिटिश टेरिटरी का एक्सपेंशन हुआ, मतलब जो ब्रिटिश टेरिटरी थी, मतलब ऐसे हमारा इंडिया बनता है अब, लेकिन उससे पहले जो हमारी ब्रिटिश टेरिटरी थी उसको भी मतलब इन्होंने बढ़ा दिया गया, ठीक है। और ये क्या था, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ इस एक्ट से, मतलब इसकी सिग्निफिकेंस क्या हुआ? देखो, पहली बात तो इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो सेपरेशन ऑफ लीगल फंक्शन हो गया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मेंबर को बढ़ा दिया गया, इसके सिग्निफिकेंस। और यहाँ पे क्या हुआ, लॉर्ड मकौले जो थे उसको कोडिफाइड लॉ लाया गया। और क्या हुआ यहाँ पे कि जो इंडियंस को थी उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिली थ्रू ओपन कॉम्पिटिशन के थ्रू, ऐसे है ना, सिग्निफिकेंस बने इसके। और इकोनॉमी इम्पैक्ट भी पड़े, काफ़ी सारे इकोनॉमी इम्पैक्ट कैसे पड़े, इकोनॉमी इम्पैक्ट पड़े इंडियंस के थ्रू। इंडियंस की इकोनॉमी इंक्रीज हुई जब उनको ओपन कॉम्पिटिशन के लिए ला दिया गया। साइको कल्चरल इफेक्ट भी पड़े, मतलब उनके लीगल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वेस्टर्न एजुकेशन लाई गई, तो वहाँ पे क्या हुआ, साइको कल्चर इम्पैक्ट इफेक्ट भी पड़े गए, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या देखते हैं, ओवरऑल क्या था इसका, चार्टर ऑफ 1833 का वो टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था। एक टर्निंग पॉइंट क्यों था, क्योंकि इनको भी थोड़ा थोड़ा अधिकार और थोड़ी थोड़ी प्रेजेंटेशन मिलने लगी इंडियंस को ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम पे, ठीक है, फॉर फ्यूचर। और ये क्या हुआ, इंडियंस को एक फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन देगा कि हाँ तुम भी आगे जाके अपना ऐसे बना सकते हो, और ऐसे ऐसे हमारे मतलब इंडियंस को एक थोड़ी सी गाइडेंस मिली इस एक्ट के थ्रू कि हाँ हमारे आने वाले एक्ट में ऐसा होना चाहिए। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत रैपिडली और बहुत ईजिली विद कहते हैं ना, इतने अच्छे से नोट से, कि आपको इतने अच्छे से नोट से बताया कि आपको आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि पूरा पूरा ये है क्या भाई, ये कौन सा एक्ट है, कैसा है। तो आगे भी मैं आप इसका चार्टर ऑफ 1853 डिस्कस करूंगी, तो आपको आगे भी बने रहना है वीडियो में। तो बी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।